हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संबंधबोधक का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा है कि संबंधबोधक की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं संबंधबोधक, और उसके प्रकारों के बारे में हमने देखा है। मुख्य 3 रूप से प्रकार हमने देखे हैं। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हमने देखे हैं। एक है विभक्ति सहित संबंधबोधक और विभक्ति रहित, दूसरा है विभक्ति रहित संबंधबोधक और तीसरा है उभय विधि, है ना। ये 3 प्रकार हम पिछले वीडियो में देखा है। आज हम देखने वाले हैं तो अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के प्रकार। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिल रहा है, तो कोई भी स्किप मत कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, चलो टॉपिक में एंटर हो जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के प्रकार 8 हैं। एक्चुअली 8 से भी ज़्यादा हमें कुछ कई पुस्तकों में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संबंधबोधक अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के जो प्रकार हैं वो 8 माने जाते हैं। कितने? 8। उसमें पहला है कालवाचक संबंधबोधक अव्यय। क्या? कालवाचक संबंधबोधक अव्यय। अब देखिए, काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है समय, है ना। जिसमें समय का बोध होता है उसे कालवाचक कहेंगे, है ना। जिस संबंधबोधक शब्द में काल का मतलब समय का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? कालवाचक संबंधबोधक अव्यय कहेंगे, है ना। इसी परिभाषा को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो समय का बोध। अब देखिए, इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं। इसमें आते हैं के बाद, पश्चात, उपरांत, मतलब इसके साथ के भी लग सकता है, वो वाक्य के हिसाब से। ओके, मतलब के पश्चात आ सकता है, के उपरांत भी आ सकता है। अब इसको वाक्य में प्रयोग हम करेंगे तो देखिए, अब यहाँ समय का बोध होना चाहिए हमें। पहला वाक्य देखिए, उदाहरण के द्वारा और भी अच्छी तरह समझेंगे। उदाहरण क्या है? कलयुग के बाद घोर कलयुग आया है ना। तो उदाहरण क्या है? कलयुग के बाद घोर कलयुग आया है। एक तो पहला स्टेप हो गया कलयुग, और उसके बाद क्या आया है? घोर कलयुग आया है। हम कहते हैं ना कलयुग का ज़माना है, घोर कलयुग आया है ना। तो इस तरह मैंने इसीलिए ये उदाहरण लिया है। तो देखिए, अब यहाँ कलयुग का और घोर कलयुग का संबंध किस शब्द से दिखाई दे रहा है? यस, के बाद शब्द से हमें इन दोनों शब्दों का संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये क्या हुआ हमारा? कालवाचक संबंधबोधक अव्यय। देखो, यहाँ समय का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, परीक्षा के उपरांत परिणाम आएगा। कभी भी वो परिणाम कब आएगा? जब परीक्षा होगी तभी परिणाम आएगा ना, पहले परिणाम हमें नहीं दिखाई देता है। तो परीक्षा के उपरांत परिणाम आएगा। अब देखिए, यहाँ परीक्षा और परिणाम का संबंध यहाँ दिखा रहे हैं, और वो भी यहाँ भी हमें समय का बोध हो रहा है। मतलब पहले क्या हुआ है? पहले क्या होगा? परीक्षा होगी, पहले परीक्षा होगी और बाद में क्या आएगा? बाद में आएगा परिणाम। मतलब पहला और बाद में आएगा दूसरा परिणाम। इससे हमें इस उदाहरण के द्वारा हमें समय का बोध हमें दिखाई देता है। अब हमारा दूसरा प्रकार है स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय। अब देखिए, इस प्रकार के नाम से ही हमें पता चलता है कि स्थान मतलब स्थान का बोध कराता है। जिन संबंधबोधक शब्दों से स्थान का बोध होता है उसे कहते हैं स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय। ओके, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है स्थान का बोध। यहाँ स्थान का बोध होता है। उदाहरण के लिए देखिए, के आगे, के पीछे, के सामने, के निकट, इस तरह के शब्द यहाँ इस स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय में हमें दिखाई देते हैं। देखो, इसको वाक्य प्रयोग करके और भी अच्छी तरह समझेंगे। वाक्य प्रयोग में देखिए, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, घर के अंदर बच्चे हैं। घर के अंदर बच्चे हैं। अब यहाँ 2 बातों का संबंध हमें दिखाई दे रहा है, एक तो घर और दूसरा बच्चे, है ना। एक घर और बच्चे का संबंध हमें किस रूप में प्रकट हो रहा है?
तो स्थान के रूप में प्रकट हो रहा है ना, और वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसीलिए ये जो के अंदर स्थान का बोध हमें करा रहा है, इसीलिए ये शब्द हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। आगे उदाहरण देखिए, सिर के ऊपर टोपी है। क्या है एग्जाम्पल, सिर के ऊपर टोपी है। तो यह है हमारा एग्जाम्पल। अब सिर का और टोपी का संबंध हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए सिर टोपी कहाँ है, तो सिर के ऊपर, मतलब यहाँ भी स्थान का बोध हमें करा रहा है, इसीलिए ये शब्द भी हमारा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। अब देखेंगे हम आगे के प्रकारों के बारे में। हमारा तीसरा प्रकार है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, है ना, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए इस प्रकार के नाम से ही हमें पता चलता है कि दिशा का अर्थ क्या है, डायरेक्शन, है ना। अगर जिस शब्द में हमें, जिस संबंध बोधक शब्द में किसी दिशा का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें उदाहरण में देखिए ऐसे शब्द आते हैं, और, तरफ आदि शब्द यहाँ दिखाई देते हैं। अब देखो अगर हम इसको वाक्य प्रयोग में करेंगे तो और भी अच्छी तरह समझेंगे। मैंने लिखा यहाँ, राम की तरफ रमेश मुड़ गया। क्या है, राम की तरफ रमेश मुड़ गया। अब राम और रमेश के मुड़ जाने का यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है, तो किस शब्द से, किस संबंध बोधक शब्द से हमें दिखाई दे रहा है, तो की तरफ, है ना। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि दिशा मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे आ सकता है ना मैडम। हाँ आ सकता है, लेकिन जब हम इस तरह कहते हैं कि क्या लिखा मैंने, राम की तरफ रमेश मुड़ गया, राम की तरफ रमेश मुड़ गया, मतलब रमेश जो मुड़ गया है वो मुड़ने की कोई ना कोई दिशा तो होगी ना, है ना। तो इस दिशा का संबंध हमें दिखाता है, यह दिशा का बोध हमें होता है, इसीलिए ऐसे शब्द भी हमें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सूरज पूरब की ओर उगता है। सूरज पूरब की ओर उगता है। अब देखिए यहाँ दिशा का संबंध हमें किस तरह दिखाई दे रहा है, सूरज का और पूरब की ओर उगने का संबंध की ओर शब्द से हमें दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पूरब, मैडम पूरब आया है ना, तो दिशा का नाम है ना। तो जब हमें नाम आता है तो वो हम किस में लेते हैं, व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से हम उसे लेते हैं संज्ञा में, है ना, संज्ञा में लेते हैं। इसीलिए ये पूरब हमें दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय नहीं आएगा, तो ये आएगा हमारा संज्ञा, हमारी संज्ञा, और की ओर इसे हमें संबंध दिखा रहा है, और उस संबंध बोधक अव्यय से हमें दिशा का बोध हो रहा है, किसी डायरेक्शन का बोध हमें हो रहा है। इसीलिए ये की ओर, की तरफ ऐसे शब्द क्या होंगे, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होंगे। अब चौथा प्रकार है हमारा साधनवाचक। चौथा क्या है, साधनवाचक। साधनवाचक मतलब किसी साधन का बोध होता है। साधन मतलब जिसके ज़रिए हमारा काम होता है, जिसके ज़रिए हम काम करते हैं, तो उसे कहते हैं साधन। साधन का इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम अर्थ लिए तो उसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब देखिए उदाहरण क्या है, माध्यम, जरिए, सहारे, मार्फत आदि शब्द इसमें दिखाई देते हैं। तो वाक्य प्रयोग करने के बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, भगवान के सहारे हमारे काम पूरे होते हैं। क्या है एग्जाम्पल, भगवान के सहारे हमारे काम पूरे होते हैं, मतलब भगवान का और हमारे काम के पूरे होने का संबंध किस शब्द से हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ के सहारे शब्द से। मतलब हमारे काम पूरे होने के लिए किसके सहारे वो काम पूरे हो रहे हैं, भगवान के सहारे, भगवान के मार्फत, है ना। तो इसलिए ऐसे शब्द साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय होंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ज्ञान के माध्यम से जीवन सफल बनता है। अब देखिए यहाँ ज्ञान का और जीवन सफल बनना, तो हमारा जीवन कब सफल बनता है, किसके द्वारा, हमें
किसके मार्फत, किसके सहारे हमारा जीवन सफल बनता है, तो ज्ञान के माध्यम से। तो ये के माध्यम जो है हमारा साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। तो हमारा आगे का प्रकार है कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। क्या है? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ नाम से हमें क्या पता चलता है? कारण। कारण मतलब वो काम होने के पीछे किसी कारण का हमें बोध होता है। तो यहाँ है किसी कारण का बोध हमें यहाँ होता है। उदाहरण क्या आते हैं, क्या किस तरह के शब्द यहाँ आते हैं? तो कारण, हेतु, निमित्त, वास्ते, खातिर, ऐसे शब्द हमें इसमें दिखाई देते हैं। देखिए शब्द अलग अलग होने पर भी इसका अर्थ, इन सभी का अर्थ एक ही है ना। तो देखिए वाक्य प्रयोग करने के बाद मुझे काम के वास्ते जाना पड़ा। क्या है? मुझे काम के वास्ते जाना पड़ा। अब यहाँ देखिए किस शब्द से हमें कारण का बोध हो रहा है ना? किस शब्द से? के वास्ते। के वास्ते के द्वारा हमें किसी कारण का बोध हमें हो रहा है। डायरेक्ट कारण नहीं होता है, कारण का बोध हमें होता है उस शब्द से। और दूसरा देखिए, महंगाई के कारण गरीबी बढ़ रही है। और गरीबी बढ़ने का और महंगाई का संबंध हमें, तो गरीबी बढ़ने का जो कारण यहाँ बता रहे हैं, तो महंगाई का कारण बता रहे हैं, तो इसका संबंध हमें इस शब्द से हमें दिखाई देता है। मतलब इस शब्द से हमें कारण का बोध हमें होता है। तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चौथा है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। सादृश्यवाचक संबंध बोधक मतलब जिसमें समानता का बोध होता है। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो के समान, की तरह। अब ये की तरह देखिए, अब हमने देखा कि की तरफ देखा है ना। की तरफ मतलब दिशावाचक में आता है, उसमें दिशा का बोध होता है, किसी डायरेक्शन का बोध हमें होता है। लेकिन की तरह मतलब अंग्रेजी में कहते हैं एज लाइक, उसकी तरह, मेरे जैसा, उसके जैसा, मतलब समानता का बोध यहाँ होता है। तो ये तरह और तरफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल एक अक्षर से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो इस ऐसे शब्दों की ओर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए की तरह, की भांति, के बराबर आदि शब्द इसमें दिखाई देते हैं। अब देखिए मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। विवेकानंद के समान हमारे विचार भी महान होने चाहिए। क्या है? विवेकानंद के समान हमारे विचार भी महान होने चाहिए। मतलब यहाँ समानता का बोध, यहाँ विचार के समानता का बोध हमें किस शब्द से हो रहा है? तो तो डायरेक्ट यहाँ समान शब्द ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसको पहचानने में हमें कुछ मुश्किल नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रानी की तरह वाणी पढ़ती है। क्या है? रानी की तरह वाणी पढ़ती है। अब रानी के समान वाणी भी पढ़ने का काम वहाँ होता है। मतलब इन दोनों में समानता का बोध हमें किस शब्द से हो रहा है? तो की तरह, इस शब्द से हमें समानता का बोध होता है और उसे ही कहते हैं सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो हमारा सातवां प्रकार है विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें देखो विरोध या प्रतिकूलता का बोध होता है। तो विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय में विरोध या प्रतिकूलता का बोध होता है। जैसे इसमें इस संबंध बोधक शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? तो विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा, ऐसे शब्द हमें दिखाई देते हैं। और वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो देखिए हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। अब विरोधता का मतलब विपरीत होने का भाव हमें किस शब्द से पता चल रहा है? तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि के विरुद्ध, इस शब्द से हमें उल्टे होने का भाव का हमें पता चलता है। मतलब विरोधता का बोध हमें होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समय के प्रतिकूल नहीं
अनुकूल चलना चाहिए। क्या है? समय के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए, तो कैसे चलना चाहिए? अनुकूल चलना चाहिए। मतलब यहाँ देखो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों भी क्या है? विपरीतार्थ शब्द है, लेकिन यहाँ विरोधता का बोध हमें किस में होता है? विपरीत अर्थ का बोध हमें किस शब्द से होता है? तो प्रतिकूल, इस शब्द के द्वारा हमें विरोध का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। हमें लास्ट का है हमारा सीमावाचक संबंध बोधक। तो सीमावाचक संबंध बोधक में देखिए किसी सीमा का पता चलता है। अब यहाँ सीमा का अर्थ किसी लड़की से नहीं है, तो सीमा एक लड़के का नाम भी रहता है, किसी लड़की का नाम भी रहता है। तो यहाँ सीमा का अर्थ है लिमिट। सीमा का अर्थ क्या होता है? लिमिट। तो हमें शाब्दिक अर्थ यहाँ लिया तो ऐसे में ऐसे संबंधबोधक शब्दों में तक, पर्यंत, भर, मात्र ऐसे शब्द हमें दिखाई देते हैं। देखो हमें इसको उदाहरण के द्वारा वाक्य प्रयोग किए तो जीवन पर्यंत संघर्ष चलता ही रहता है। तो हमारा जीवन ही एक संघर्ष है ना? तो जीवन पर्यंत संघर्ष चलता ही रहता है। अब देखो यहाँ जीवन पर्यंत मतलब एक सीमा का बोध यहाँ हो रहा है। मतलब हम जब तक जीते हैं तब तक, मतलब यहाँ सीमा का बोध हो रहा है, तब तक हमारा संघर्ष चलता ही रहता है। तो सीमा का बोध हमें किस शब्द से हो रहा है? पर्यंत शब्द से सीमा का बोध हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण देखें, हम रात भर जागते रहे। रात भर जागते रहे। अब देखिए यहाँ रात भर मतलब हम रात तक हमें जागते ही रहे, मतलब एक सीमा का बोध यहाँ हमें हो रहा है, एक लिमिट का बोध हमें यहाँ हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को, यहाँ कौन सा शब्द है? भर। तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय। तो ये हुए हमारे 8 प्रकार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 8 प्रकार हो गए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। वो प्रकार है 2। कौन से? मूल संबंध बोधक और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। तो मूल संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? यौगिक संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अब हम देखेंगे। तो मूल संबंध बोधक अव्यय, देखिए जो संबंध बोधक अव्यय किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं अपितु अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखो ये है डेफिनेशन, ये परिभाषा हमें क्या कहती है? तो जो संबंध बोधक अव्यय अपने मूल रूप में ही रहते हैं, मतलब किसी दूसरे शब्द के योग से वो नहीं बनते हैं, ऐसे शब्दों को ही, ऐसे संबंध बोधक शब्दों को ही क्या कहते हैं? तो मूल संबंध बोधक कहते हैं। ओके, तो देखिए उदाहरण में बिना, समेत, तक आदि शब्द हैं, है ना? तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये शब्द, ये उदाहरण तो हमने इससे पहले के प्रकारों में भी देखा है, लेकिन वो प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। अब हम देख रहे हैं मूल संबंध बोधक, मतलब उत्पत्ति या रूप के आधार पर हम देख रहे हैं, और उसमें वो प्रकार कौन सा है? मूल संबंध बोधक। अब देखिए मूल का ही अर्थ क्या है? तो बेसिक, है ना? मतलब जिसमें किसका मिक्सिंग कुछ ना हो, अपने ओरिजिनल रूप में ही वो हो, उसे कहते हैं मूल। और दूसरा देखिए यौगिक संबंध बोधक। अब देखिए यौगिक का अर्थ है उसका, उस शब्द से ही हमें क्या बोध होता है? तो किसी शब्द से वो बना है, मतलब किसी शब्दों के योग से वो संबंध बोधक शब्द बना है। कैसे? तो एक बार परिभाषा देखेंगे। जो संबंध बोधक अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो पर्यंत। अब ये जो पर्यंत शब्द है, संबंध बोधक जो शब्द है हमारा 2 शब्दों से बना, एक शब्दांश हमारा परि और दूसरा है अंत। इन 2 शब्दों से हमें बना है ना? तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं?
यौगिक संबंधबोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बहुत सारा नॉलेज हमने लिया है। तो संबंधबोधक प्रकारों के अर्थ के आधार पर हमने देखे हैं और व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर हमने देखे हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।